अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान। नाज़रीन, आज हम आपको कराची के एक 28-29 साला नौजवान की तज़ादात से भरपूर कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस नौजवान की कहानी में पैसा भी है, जुर्म भी है, ताकत भी है और डिजिटल दुनिया में कामयाबी का सफ़र भी है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घराने से जहाँ बाप ना सिर्फ नशे का आदी था, बल्कि उसके अपनी अहलिया के साथ भी नाखुशगवार ताल्लुकात थे। एक ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे पर गहरे नफ्सियाती असरात मुरतब हुए। उसे अपनी नाकामी का खौफ था, लेकिन दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने का जुनून भी। ये सिर्फ आम जद्दोजहद की कहानी नहीं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया के ज़रिए करोड़ों रुपए कमाने की कहानी भी है। मंशियात की लत, इसका कारोबार, जदीद असलहे का नाजायज़ इस्तेमाल और पुरतशद्दुद वाक़यात, ये सब इस कहानी का हिस्सा हैं। ये कहानी सिर्फ़ जराइम की दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमें कराची की उन पॉश पार्टियों तक भी ले जाती है, जहाँ मग़रिबी तर्ज़ ज़िंदगी के दिलदादा नौजवान लड़के-लड़कियाँ रोशनी में डूबी हुई रातों में हर हद को पार कर जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये कहानी है मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान कुरैशी की। वो अरमगान कुरैशी जो जुर्म और जदीद टेक्नोलॉजी के संगम पर खड़ा है। नाज़िर साहब, बताइए कि आपके पास अरमगान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में क्या तफ़सीलात हैं? इसकी ज़िंदगी, इब्तिदाई ज़िंदगी और इसकी कारोबारी ज़िंदगी किस तरह शुरू की इसने? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। हम मादी में भी अरमगान से मुतालिक बहुत सारे प्रोग्रामात कर चुके हैं और सारी उसकी इल्लीगल कारोबार से मुतालिक जो है हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे हैं। लेकिन आज हम आपको, जैसे आपने इब्तिदाइया में बताया कि अपनी एक दिलचस्प कहानी है, एक ऐसे शख्स नौजवान की जो 28-29 साल का है, जिसने 19-20 साल की उम्र में अपने आप को स्टेबल करना शुरू किया और 10 साल में ही वो ऐसा हो गया कि आज 10 साल के बाद उसकी खबर जो है वो मुल्की जो है उस पे जो है सतह पर सुनाई नहीं जा रही। और अरमगान का मामला ये था कि हमने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था कि 2014 में जो है उसने आईटी सेक्टर को ज्वाइन किया और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉल सेंटर जो माना जाता है टीआरजी, उधर से अपने ट्रेनिंग शुरू की और फिर बाद में फिर एक जो बदनाम ज़माना एक एग्जैक्ट स्कैंडल जो था उससे साथ भी मुंसलिक रहा कुछ अरसे के लिए और फिर उसी की जो ज़ेली कंपनियां थी सेल्सॉफ्ट वगैरह, उसके साथ भी वो मुंसलिक रहा। लेकिन वो उस ज़माने में आईटी का इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि उसने 2017 में अपना आईटी का कारोबार शुरू किया और आईटी के कारोबार को उसने चार चांद एक तरीके से कह सकते हैं कि लगा दिए। और लेकिन उसकी नफ्सियात उस ज़माने लेकिन ये मैं आईटी के कारोबार पे आता हूँ कि आईटी का कारोबार, इसका तमाम जो अब तक की इत्तलात आ रही थी कि तमाम इल्लीगल या वो डब्बा नहीं था, यानी जिसमें हाँ, गैर ये कानूनी तौर पे लोगों के क्रेडिट कार्ड चोरी किए जाते हैं, या वेस्टर्न कंट्री और अमेरिकन कंट्री के शहरियों को, अमेरिकन शहरियों को, उनको चीट किया जाता है ऑनलाइन स्कैमिंग के ज़रिए। तो ये सारा कारोबार इसका उस बेस पे नहीं था। नहीं, नहीं, ये देखिए, अब हम अपने नाज़रीन को बताएँ कि सॉफ्टवेयर हाउसेस की आड़ में जितने भी इल्लीगल काम चलते हैं, उसी तर्ज का काम तो था अरमगान का भी। लेकिन अपने नाज़रीन को ये बताएँ कि 60 से 70% जो हमारी मालूमात है, उसमें अरमगान का जो कारोबार था, वो लीगल था। और लीगल की उसकी एक बुनियादी वजह, एक 2 कंपनियाँ हैं जो जापान में, एक आईसीटी जापान और एसबीटी जापान, आईसीएम जापान और एसबीटी जापान। ये 2 वो कंपनियाँ जो ऑनलाइन पाकिस्तान में, पाकिस्तान समेत कर दुनिया भर में ये अपनी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ, या यूज़ कार। यूज़ कार्स और स्पेयर पार्ट्स वगैरह का जो है बिज़नेस करते हैं और ऑनलाइन ही हमारे जितने भी यहाँ पे कार डीलर्स हैं, वो उनसे राब्ता करते हैं। उसी के ज़रिए मसलन अरमगान के ही उस बिज़नेस के ज़रिए राब्ता करते हैं जापान से और जापान से ही वो गाड़ियाँ और वो स्पेयर पार्ट्स और जो भी चीज़ें हैं वो मँगवाई। यानी उसका एक इल्लीगल कॉल सेंटर या लीगल कॉल सेंटर्स का एक 60 टू 70% लीगल और बाकी 30% इल्लीगल कारोबार था, जबकि वो यूज़ गाड़ियों का भी पाकिस्तान में ऑनलाइन मार्केटिंग का काम, और ऑनलाइन मार्केटिंग का कारोबार था इनका। और ये काम हकीकत में जो हमारी मालूमात है वो 5 से 10% था, लेकिन पाकिस्तान को वो रेवेन्यू जो है, अगर ये 5 से 10% का काम भी जो है, उनका रेवेन्यू तकरीबन 10 से 15 करोड़ तक का रेवेन्यू महाना पाकिस्तान के रेवेन्यू में इसका पैसा आ रहा था, इसी कारोबार के ज़रिए। तो अरमगान का ये तो कारोबार की बात हो गई।
अब इसने कारोबार के बारे में ये भी इत्तला थे कि इसने अपना जो इलीगल या लीगल कॉल सेंटर्स को पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में शिफ्ट किया पिछले 2-3 माह के दौरान। बिल्कुल, ऐसा ही हुआ और सितंबर 2024 की अगर हम बात करें तो सितंबर 2024 से इसके जितने भी कराची के इल्लीगल कॉल सेंटर्स थे और जिसके साथ उनका एक लीगल काम भी चल रहा था, तो वो उस काम को इन्होंने वाइंड अप करना शुरू कर दिया था और दिसंबर 2024 तक ये अपना सारा कारोबार ये अब शिफ्ट कर चुके हैं स्कर्दू और छांगामांगा। सही। स्कर्दू और छांगामांगा में ही इनके जो है वो अभी भी काम जो है वो चल रहा है और इसकी बारे में बहुत सारी मालूमात भी है क्योंकि इनकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री अगर निकाली जाए तो ये स्कर्दू और छांगामांगा जो है मतलब छांगामांगा तो लाहौर के करीब है और स्कर्दू आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं यानी गिलगित बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के करीब है। तो ये है, गिलगित बल्तिस्तान में है। गिलगित बल्तिस्तान में ही है मतलब क्या है नॉर्दर्न एरिया हाँ, की तरफ जो है वो है। लेकिन इन्होंने सारा अपना काम और ये आपको अपने नाज़रीन को बताएँ कि इनके घर में जो भी सामान था मतलब कोई 35-40 गाड़ियाँ थी। 35-40 गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियों के बारे में थोड़ी तफ़सील बताएँ ना कि ये कितनी कौन-कौन सी गाड़ियाँ थीं और ये गाड़ियाँ कहाँ गईं, ये 35-40 गाड़ियाँ जो थीं? जी, इसमें कुछ लग्ज़री गाड़ियाँ भी थी और कुछ नॉर्मल जो गाड़ियाँ भी हैं मतलब जैसे फ़र्ज़ करके रिवो भी है, प्रियस भी है, ऑडी टाइप की गाड़ियाँ भी हैं, हर तरह की हर ऑडी एक आयरन मैन वाली जो वो तो जो लास्ट सीरीज़ में जो है यहाँ बिल्कुल। ई-ट्रॉन जो है वो गाड़ी भी इनके वो गाड़ी तो इनके साथ थी और वो लास्ट टाइम जब ये स्कर्दू गए थे, स्कर्दू से जब ये पाकिस्तान अपना स्कर्दू से जब ये कराची वापस आया, तो ये गाड़ी साथ को ड्राइव करके लेकर आए थे स्कर्दू से ही। हालाँकि ये गाड़ी भी स्कर्दू मुंतकिल हो चुकी थी, लेकिन ये मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के बाद जब इसको इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्कर्दू चले गए थे, फिर स्कर्दू से जब वापस आए तो यही गाड़ी साथ लेके आए, जो अब एएमएल जो एफआईए एएमएल का जो सेक्शन है, उनके पास ये गाड़ी उन्होंने इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से ने ये गाड़ी मतलब कब्ज़े में हाँ, कब्ज़े में ली है और वो उसको किया। उसको सीज़ किया। हाँ, तो अब इनके घर के अंदर जो ये गाड़ियाँ तो सारी तो थी, जो मुंतकिल हुई। तो उसके अलावा कुछ जो थे 2 शेरनियाँ थी। हाँ, इनके पास 3 शेर भी थे। हाँ, 3 तो शेर ये शेर पालने का भी इन्हें जानवर बिल्कुल 2022 21-22 में इन्होंने ये बच्चे उसके खरीदे यानी 2 शेरनियाँ थी और एक शेर था सिम्बा जो है वो शेर है और हाँ, टायला सिम्बा और स्टेला और और कियारा। प्यारा ये जो 2 शेरनियाँ थी जो इनको बड़ा भी किया और और ये शेर कहाँ हैं? ये स्कर्दू लेके चले स्कर्दू अच्छा ये अब बड़े हो चुके हैं हाँ, यानी ये कुल तकरीबन 2021 में यानी ये 4-5 साल के यानी फुल हाँ, ग्रोन अप हो चुके हैं। ग्रोन अप हो चुके हैं और ये अब स्कर्दू मुंतकिल हो चुके हैं और इसके अलावा एक शेरू भी था इनके पास। एक लेकिन शेरू शेरू जो था शेरू तो मतलब हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो आजकल जेल में हैं, जी, जी। उनके कुत्ते का नाम है शेरू बड़ा लेकिन इनका जो कुत्ता जो शेरू था, तो ये वो इन्हें उसी से इंस्पायर होके नाम रखा। मुमकिन है कि उसी क्योंकि 2021 में ये शेरू को ये स्ट्रीट डॉग है, गली में चलते हुए यहाँ कुत्ते को पकड़ा हाँ, आवारा कुत्ता भी। हाँ, आवारा कुत्ता उसको जो पकड़ा उसको इन्होंने शेरू का नाम दिया और लेकिन 2024 सितंबर में इनको कुत्ते को इन्होंने शेरू को जाने दिया कि भाई शेरू को जाने दिया? हाँ, तो फिर इंडिया में छोड़ दिया था ना। हाँ, उसको तना छोड़ दिया स्कर्दू कि वो स्कर्दू नहीं जा अच्छा अरमगान की ज़ाती ज़िंदगी यानी इनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में क्योंकि जिस तरह का ये वाक़या है मुस्तफ़ा आमिर का जो कत्ल हुआ और इसमें जिस तरह उन्होंने उसको तशद्दुद किया और बाद में उनकी लाश को जिस तरह जलाने के जला के और लाश या उनकी ज़िंदगी में ही उन्हें जलाया गया बहरहाल ये तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। तो जिस तरह उससे लगता है कि उसकी ज़हनी सतह बहुत डिस्टर्ब थी तो ये आम तौर पे आम ज़िंदगी में किस तरह के आदमी थे? आपके इनके कुछ करीबी दोस्तों या इनके बिल्कुल साथ काम इसमें करने वालों? हाँ, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और बाकी ये तो ख़ैर मैं बताता हूँ मैं लेकिन जैसे इनकी एक वालिदा हैं जो इस्लामाबाद चली गई शिफ्ट हो गई हैं इनके जब वालिद के भी और एक बहन है इसकी जो इस्लामाबाद में अपनी वालिदा के साथ रहती है और एक भाई जिसका हम ज़िक्र कर चुके हैं वो अमेरिका में यानी कि 2 भाई और 1 बहन है। लेकिन ये अपनी माँ और जो बहन है उसका जो इस्लामाबाद में उनको एक रिहाइश अच्छी रिहाइश दिलवा के दी है और सारे अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहा था अरमगान लेकिन अपने बाप को जो कामान कुरैशी है उसको सख्ती से हिदायत थी कि उस घर की तरफ ये नहीं जाए। हालाँकि कॉल सेंटर में जो है वो अरमगान के बाप का आना-जाना तो आना-जाना था लेकिन उनका अमल दखल कितना था? अमल दखल ये था कि वो बात तो हिदायत तो दे रहे होते थे एजेंट्स को अपने, लेकिन अरमगान ने तमाम एजेंट्स को ये कहा हुआ था कि आप सुनें ज़रूर, लेकिन अमल वही होगा कहा कि अपने वालिद के साथ जो कि बचपन से उनका एक बिल्कुल रिफ्ट है, एक रिफ्ट रही क्योंकि वो एक अनस्टेबल लाइफ का ज़ाहिर ज़िम्मेदार उन्हीं को करार देते होंगे। और उस वजह से वो अपने वालिद पर भरोसा भी नहीं करते थे। बिल्कुल भरोसा नहीं करता था और उन्होंने अपने सारे एजेंट्स को ये कहा हुआ था कि आप सुनें ज़रूर, लेकिन इम्प्लीमेंट वही होगा जो अरमगान थे।
कहेगा। अब हम आगे चलते हैं उसमें, तो क्यों मामला ये है कि अरमगान की अगर ज़ाती ज़िंदगी की तो था ही ये मामला, लेकिन इसकी जो दोस्ती थी, मुस्तफ़ा आमिर इसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसको इसके हर कारोबार के बारे में पता था। मालूमात। और ये साहिर हुआ या शहराज हुआ, ये एक टाइप के छोटे के तौर पर जो है इनके वो पहचाने जाते थे। जजाद। ज़्यादा नहीं थे, बस इनको जो काम दिया हुआ था सिर्फ़ उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता था, इसकी कोई थी। और एक इसका जो अच्छा दोस्त था वो अदील बलोच था, जो इंसिडेंट के बाद वो सुना है कि वो बलूचिस्तान जा चुके हैं और क्वेटा में कहीं इनकी रिहाइश है। और यानी ये मुस्तफ़ा आमिर, जो मकतूल मुस्तफ़ा आमिर हैं, और अजील बलोच, ये जी। 2 इसके करीबी दोस्त। बहुत अदील बलोच से भी ज़्यादा करीबी जो था वो मुस्तफ़ा आमिर था। हुँ। मुस्तफ़ा आमिर के उनको ये भी पता था कि ये जो बिज़नेस इसका स्कर्दू गया है, स्कर्दू साथ भी गया है कई दफ़ा। और चंगा मंगल जो इन्होंने अपना जो कॉलिंग सेंटर जो शिफ्ट किया, उसके बारे में भी मुस्तफ़ा आमिर वाहिद आदमी था, जिसको अदील बलोच से भी ज़्यादा जो है उसको इन्फॉर्मेशन थी इसके हवाले से। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि अरमगान, क्योंकि अरमगान के जितने भी कॉलिंग सेंटर के जो लोग जिनको अभी नोटिसेस भी एफआईए और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ये सब कर रहे हैं, तो इस सब की उम्रें जो हैं आपको पता है कि 18, 19, 20 साल के करीब है। और जो मैंने जितने भी लोगों से बातचीत की, तो उनका एक माइंडसेट था जो जिससे मैं उसकी साइकी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ अरमगान की। कि अरमगान का ये कहना था कि ये काम 30 साल की उम्र का भी बंदा कर सकता है और 40 साल की उम्र का भी बंदा कर सकता है। लेकिन 30 साल और 40 साल की उम्र का जो बंदा होता है उसको मल्टीपल काम आते हैं। लेकिन 19 और 20 साल का जो नौजवान होगा, 18 साल का नौजवान होगा, उसको एक ही काम आएगा। अगर वो आईटी से रिलेटेड है, तो वो आईटी का बेहतरीन माहिर होगा। तो इसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं करेगा। राइट। लेकिन 30-40 साल का नौजवान अगर भले यानी आईटी वो उसकी प्रेफ़रेंस होती थी, प्रेफ़रेंस होती उनकी थी, चर्चा होती थी कि वो 18-19 चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तक के लोगों को। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो 18-19 साल ही का होना चाहिए। अच्छा, ये आपने मुलाज़मीन को तनख़्वाहें देने या उनको नवाज़ने के हवाले से कितने मशहूर थे? नहीं, ये तो बिल्कुल इसमें कि जब पैसा जिसको जितना पैसा रिक्वायर्ड है, इवन कि मतलब मेरी कुछ लोगों से ऐसे बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें तो, क्योंकि ये होता था कि जब भी हम साथ बैठे होते थे, तो अगर हमने फैमिली घूमने जाना है, तो जितनी भी गाड़ियाँ इसकी, चाहे लग्ज़री जो भी गाड़ी इस्तेमाल करना चाहे, तो सबको इजाज़त थी कि आपने गार्ड रखे हैं आप, जो उसके गार्ड 100 के से ज़ायद थे, अपनी गाड़ी में गार्ड बैठाएँ और जहाँ जाना है साथ-साथ वो मूव करते थे। इवन कि कभी जूस पीने जा रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि भाई ₹10,000 का कहीं जूस पी लिया, तो वो जो जूस सप्लाई करने वाला जो वेटर है, उसको टिप ₹50,000 दे दी। बस अच्छा। 50, कहीं खाना अगर 20-30,000 का खा लिया, तो वेटर को टिप जो है वो ₹80,000 तक की भी टिप, यानी मतलब शाहाना मिज़ाज। शाहाना मिज़ाजी बिल्कुल जो है ना, क्योंकि पैसे की रेल-पेल बहुत ज़्यादा थी। कैश पैसा आपको जब दो दरकार हो। यानी कि ये जो तीनों 2-3 जो बेसिक कारोबार थे, यानी एक तो लीगल कॉल सेंटर का, एक इल्लीगल कॉल सेंटर और एक यूज़ गाड़ियों का जो जो काम था, यानी तीनों ही इंतहाई कामयाब कारोबार। बिल्कुल, इंतहाई कामयाब कारोबार था और मतलब इसमें खुद इसको अथॉरिटी हासिल थी कि चाहे वो इल्लीगल काम हो या लीगल काम हो, इसका गिरफ्त इसके अपने हाथ में थी सबकी, पूरे काम की। मतलब जितने भी इसके एजेंट्स थे, वो सारे मरून मिन्नत थे अरमगान के ही, कि आखिरी में जो फाइनल डिसीजन होता था, वो अरमगान का होता था। यानी वैसे पूरी कमांड थी, पूरी मुकम्मल कमांड अपना थी, ऐसा नहीं था कि वो उनसे काम ले रहा था, हाँ, तो उसे किसी को सबको वो फाइनल सरमायादार अथॉरिटी था, वो खुद उस काम को जानता था। जानता था बिल्कुल उसको। बिल्कुल अच्छी था। तो ये भी इसके बारे में ये भी इत्तला नहीं है कि ये चलते-फिरते लोगों को गोलियाँ मार देता था? जी, बिल्कुल इसके दोनों तरह के मिज़ाज थे। मसद इनके जो करीबी लोग हैं, वो भी ये कहते थे कि ये पल में तोला और पल में माशा वाली थी, कि मतलब कोई भी बात बुरी लगती थी तो बिल्कुल रैश हो जाता, और कभी ऐसा होता था कि पता भी नहीं होता कि भाई कुछ वाक़या इंसिडेंट भी हुआ है। तो क्योंकि कराची पुलिस ने ही इनके डिफेंस के अंदर ही जो है एक मुकदमा था, जो एक वाटर टैंकर ने इसके आगे जो है गाड़ी लगाई हुई थी इसी मकसद के लिए कि वो पानी जो है वो सप्लाई कर रहा था। तो इसी बात पे उतर के उसके वाटर टैंकर पे गोली चला दी थी, लेकिन इत्तेफ़ाक से वो शख़्स तो बच गया। फिर आपको पता है कि कराची में एक क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के जो अभी इस मौजूदा सेक्रेटरी हैं नदीम अहमद, जो एक चैनल के जो है क्राइम रिपोर्टर भी हैं, और उन्हीं के चैनल के सामने वो गाड़ी ब्रेक मारने पर उन्होंने जब उनसे रोका कि भाई धूल-मिट्टी मुझ पे आ रही है, तो उन्होंने गाड़ी से उतर के इस पे फायर कर दिया, और कल ही उसको जो है मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, मेरे ख़्याल में अभी मार्च की इसी हफ़्ते में, और पुलिस ने उनको जो है वो 4 दिन के रिमांड पर जो है वो इसी केस में भी रजिस्टर्ड किया है। तो मतलब उसका पल में तोला ये ज़ाहिर है, ये अगर इसकी ज़िंदगी का तज़किया किया जाए तो ये तो कोई साइकोलॉजिस्ट भी बता सकता है कि ज़्यादा बेहतर। लेकिन बुनियादी तौर पे ऐसा लगता है कि ये जो इनकी अनस्टेबल लाइफ़ है, जो शुरू से इनके पेरेंट्स के दरमियान अलहदगी और इनके वालिद की जो है नशे का इस्तेमाल और नशे
इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, शायद यही इनकी शख्सियत पे ये इसकी कामयाबी की भी वजह बने और यही शायद इनकी दिल जो है वो अनस्टेबल लाइफ और ये जो मूड स्विंग्स थे कि कभी बहुत अच्छे मूड में और कभी किसी को गोली मारने से। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही था और क्योंकि असल में मसला ये था कि ये ना अपनी वालिदा के साथ रह रहा था, ना अपनी बहन के साथ रह रहा था, ना अपने वालिद को रह रहा था। जहाँ ये मकसद रहता था, वहाँ अपने वालिद को भी रुकने नहीं देता था। मतलब कॉलिंग सेंटर में आते ज़रूर थे और इसी कॉलिंग सेंटर जहाँ पे ये इंसिडेंट एक मुस्तफ़ा आमिर का हुआ है, यहाँ भी इसकी रिहाइश थी। इसके अलावा शहबाज़ कमर्शियल एक इलाका है, उसमें भी एक जगह थी, वहाँ पे भी इसकी रिहाइश रही और इसके अलावा मैंने सुना है कि डिफेंस में 2-4 ऐसी जगह पर है, जहाँ पे इनके फ्लैट्स अपने थे, जिसमें अपने थे या रेंट पे थे। उसमें भी ये रिहाइश सकता था कि मतलब अपने बाप के करीब भी ये बिल्कुल भटकने नहीं देता था कि 2-4 घंटे बस सामने करें तो उसके बाद तो इस गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी आपने जिन लोगों से भी इसके करीबी लोगों से, इसके साबिक मुलाज़मीन से, इसके करीबी दोस्तों से जो गुफ्तगू की, उससे लगता है कि ये बुनियादी तौर पे बाइपोलरिज़्म या एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल। का बड़ा शदीद एक्यूट बाइपोलरिज़्म का मरीज़ था। नाज़रीन, मुल्ज़िम अरमग़ान कुरैशी के हवाले से एफआईए साइबर क्राइम और एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस बारे में शनीद है कि शायद वो जल्द ही मुकदमा दर्ज करेंगे। हम इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात से आपको आगाह करते रहेंगे। हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।